तो दोस्तों आज हम जानेंगे भगवान कहे जाने वाले महान दार्शनिक ओशो की कहानी। दोस्तों आज हम जानेंगे कुछ रहस्यमयी बातें ओशो के बारे में। दोस्तों ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा में उनका जन्म हुआ था। जन्म के वक्त उनका नाम चंद्रमोहन जैन था। बचपन से ही उन्हें दर्शन में रुचि पैदा हो गई। दोस्तों ऐसा उन्होंने अपनी किताब ग्लिप्सेंस ऑफ माई गोल्डन चाइल्डहुड में लिखा है। उन्होंने अपनी पढ़ाई जबलपुर में पूरी की और बाद में वो जबलपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के तौर पर काम करने लगे। उसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने नवसन्यास आंदोलन की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने खुद को ओशो कहना शुरू कर दिया। दोस्तों उन्होंने अलग अलग धर्म और विचारधारा पर देश भर में प्रवचन देना शुरू किया। प्रवचन के साथ ध्यान शिविर भी आयोजित करना शुरू कर दिया। शुरुआती दौर में उन्हें आचार्य रजनीश के तौर पर जाना जाता था। दोस्तों इसके बाद ओशो अमेरिका चले गए। साल 1981 से 1985 के बीच वो अमेरिका चले गए। अमरीकी प्रांत ओरेगॉन में उन्होंने आश्रम की स्थापना की। ये आश्रम 65,000 एकड़ में फैला था। ओशो का अमेरिका प्रवास बेहद विवादास्पद रहा। महंगी घड़ियां, रोल्स रॉयस कारें, डिजाइनर कपड़ों की वजह से वे हमेशा चर्चा में रहे। दोस्तों इसके बाद ओरेगॉन में ओशो के शिष्यों ने उनके आश्रम को रजनीशपुरम नाम से एक शहर के तौर पर रजिस्टर्ड कराना चाहा, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। दोस्तों इसके बाद 1985 वे भारत वापस लौट आए। भारत लौटने के बाद वे पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके में स्थित अपने आश्रम में लौट आए। उसके बाद उनकी मृत्यु 19 जनवरी 1990 में हो गई। उनकी मौत के बाद पुणे आश्रम का नियंत्रण ओशो के करीबी शिष्यों ने अपने हाथ में ले लिया। आश्रम की संपत्ति करोड़ों रुपए की मानी जाती है और इस बात को लेकर उनके शिष्यों के बीच विवाद भी है। ओशो के शिष्य रहे योगेश ठक्कर ने बीबीसी मराठी से कहा, ओशो का साहित्य सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए, इसलिए मैंने उनकी वसीयत को बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। नंबर 10, चर्म धारण न करें। भगवान बोले, भिक्षुओं, महाचर्मों को, सिंह, बाघ और चीते के चर्म को नहीं धारण करना चाहिए। जो धारण करे उसे दुक्कट, दुष्कृत का दोष होता है। दोस्तों अब डॉक्टर गोकुल गोकानी ने योगेश ठक्कर के केस में अपनी तरफ से शपथ पत्र दाखिल किया है। उनका कहना है कि ओशो की मौत के सालों बाद भी कई सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे और मौत के कारणों को लेकर रहस्य बरकरार है। दोस्तों ओशो की मौत पर हु किल्ड ओशो टाइटल से किताब लिखने वाले अभय वैद्य का कहते हैं, 19 जनवरी 1990 को ओशो आश्रम से डॉक्टर गोकुल गोकानी को फोन आया। उनको कहा गया कि आपका लेटर हेड और इमरजेंसी किट लेकर आएं। दोस्तों डॉक्टर गोकुल गोकानी ने अपने हल्फनामे में लिखा है, वहां मैं करीब 2 बजे पहुंचा। उनके शिष्यों ने बताया कि ओशो देह त्याग कर रहे हैं, आप उन्हें बचा लीजिए, लेकिन मुझे उनके पास जाने नहीं दिया गया। कई घंटों तक आश्रम में टहलते रहने के बाद मुझे उनकी मौत की जानकारी दी गई और कहा गया कि डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दें। दोस्तों ओशो के आश्रम में किसी सन्यासी की मृत्यु को उत्सव की तरह मनाने का रिवाज था, लेकिन जब खुद ओशो की मौत हुई तो इसकी घोषणा के 1 घंटे के भीतर ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और उनके निर्वाण का उत्सव भी संक्षिप्त रखा गया था, जिससे हमारे दुख तकलीफें दूर हो जाती हैं। म्यूजिक हमें सुकून देता है, सादगी देता है और सारे तनाव से दूर कर देता है। जब भी आपका मन उदास हो, जब भी आप परेशान हो, तो आप अपने हिसाब से अपनी पसंद का म्यूजिक सुन सकते हैं। आप चाहे तो अपनी पसंद के प्लेलिस्ट बना करके अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। दोस्तों योगेश ठक्कर का दावा है कि उनके आश्रम की संपत्ति हजारों करोड़ रुपए है और किताबों और अन्य चीजों से करीब 100 करोड़ रुपए रॉयल्टी मिलती है। ओशो की विरासत पर ओशो इंटरनेशनल का नियंत्रण है।
ओशो इंटरनेशन की दलील है कि उन्हें ओशो की विरासत वसीयत से मिली है। दोस्तों, योगेश ठक्कर का दावा है कि ओशो इंटरनेशनल जिस वसीयत का हवाला दे रहा है वो फर्जी है। हालांकि ओशो इंटरनेशनल पर लगे आरोपों का खंडन उनकी शिष्या अमृत साधना करती हैं। वे इन आरोपों को झूठ करार देती हैं। दोस्तों, ओशो इंटरनेशनल ने यूरोप में ओशो नाम का ट्रेडमार्क ले रखा है। इस ट्रेडमार्क को एक दूसरी संस्था ओशो लॉटस कम्यून ने चुनौती दी थी। बीते साल 11 अक्टूबर को जनरल कोर्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन ने ओशो इंटरनेशनल के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। दोस्तों, ओशो इंटरनेशनल का कॉपीराइट और ट्रेडमार्क पर उठने वाले विवादों को लेकर कहना है कि वे ओशो के विचारों को शुद्ध रूप में उनके चाहने वालों तक पहुंचाता है, इसलिए ये अधिकार वे अपने पास रखना चाहते हैं। दोस्तों, लेकिन ओशो ने खुद ही कभी कहा था कि कॉपीराइट वस्तुओं और चीजों का तो हो सकता है, लेकिन विचारों का नहीं। पुणे स्थित उनकी समाधि पर लिखी इस बात से ओशो की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। न कभी जन्मे, न कभी मरे। वे धरती पर 11 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 के बीच आए थे। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।